नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव में। दिस इज़ मी गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं डव वैली फायर के बारे में। डव वैली फायर की डीप डिटेल्ड केस स्टडी जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये जो केस स्टडी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद किए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस डव वैली फायर इंसिडेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये इंसिडेंट हमारा कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसकी जो डेट एंड टाइम थी वो क्या थी। तो ये जो हमारा फायर इंसिडेंट हुआ था वो डव वैली फायर के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये राजीव मैरिज पैलेस में डव वैली हरियाणा स्टेट में ये जो इंसिडेंट है वो हुआ था। वहीं अगर हम इसकी डेट और टाइम की बात करें दोस्तों, तो ये इंसिडेंट जो है वो 23 दिसंबर 1995 को 1:45 पर हुआ था। आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर, यानी कि डव वैली फायर के इंट्रोडक्शन पर। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित एक नगर पालिका शहर मंडी डबवाली की कहानी में। यह शहर दोस्तों हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है। 1991 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या जो थी वो 36,197 थी दोस्तों। उसके अलावा मंडी डाबवेली अपने संशोधित ऐड और खुली जीपों के मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी जाना जाता था या जाना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसने इस शहर को हिलाकर रख दिया था। यह घटना घटित हुई थी मंडी डाबवेली के चौटाला चौक स्थित राजीव मैरिज पैलेस में। दोस्तों, राजीव मैरिज पैलेस एक बड़ा विवाह स्थल था। उस दिन डीएवी सेंट्री पब्लिक स्कूल के एनुअल अवार्ड सेरेमनी के लिए सजाया गया था। यह स्कूल उस समय राज्य में एक लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी माना जाता था और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जो दोस्तों 650 कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की देखरेख जो है वो करता था। दोस्तों, इस वेन्यू को तीनों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था और चौथे और कमरे की एक पंक्ति थी। दोस्तों, इवेंट के लिए एक फ्लोटिंग कैनोपी भी बनाया गया था जिसके ऊपर जीआई शीट की एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर थी जो बांस की डंडियों पर टिकी थी। यह स्ट्रक्चर कपास के मोटे मोटे कपड़े से बना था और किनारों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे। दोस्तों, इसी के साथ वेन्यू ऑफ इवेंट पर दो जो थे वो एग्जिट गेट थे, जिनमें से एक वीआईपी के लिए रिजर्व था और एक जो था वो बंद था। फर्श पर कायर मैट और कुर्सियों पर प्लास्टिक की जाली बिछी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अकॉर्डिंग इस कैनोपी के लिए 12 इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो प्रदान किए गए थे और बार बार बिजली ट्रिपिंग के कारण स्थल के मालिकों ने 2 जनरेटर सेट की व्यवस्था जो की थी ताकि जो कार्यक्रम था वो बिना रुकावट के चल सके। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस व्यवस्था में एक बड़ी कमी रह गई और समारोह के दौरान अचानक बिजली की समस्या जो है वो उत्पन्न हुई और देखते ही देखते दोस्तों आग लग गई। स्थल में लगी मोटी पर्दे और कैनोपी ने आग को दोस्तों इस तरीके से भड़का दिया कि इस टेरेबल फायर में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग जो थे वो घायल हो गए। इसके अलावा दोस्तों, मंडी डाबवेली की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सेफ्टी अरेंजमेंट्स में कोई भी चूक कितनी घातक साबित हो सकती है और ऐसे वेन्यूज़ की सेफ्टी पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी दुखद घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना हो। तो आइए दोस्तों, अब हम इस बेहद दुखद और हार्ट ब्रेकिंग घटना के बारे में डीप डिटेल में जानते हैं जिसने हरियाणा के डबवाली को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना दोस्तों घटित हुई थी 23 दिसंबर 1995 को, जब डीएवी स्कूल ने अपने वार्षिक दिवस समारोह की होस्टिंग राजीव मैरिज पैलेस में की थी। दोस्तों, राजीव मैरिज पैलेस में उस दिन एक टेम्परेरी टेंट लगाया गया था जिसकी कैपेसिटी 400 लोगों की थी, लेकिन उस विशेष दिन पर वेन्यू पर 1200 से अधिक लोग जो थे वो इन्वाइटेड थे और वहां पर प्रेजेंट थे, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी से 3 गुना अधिक थे। इसके अलावा दोस्तों, दोपहर करीब 1:45 पर आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग टेंट की दाईं ओर आग लग गई और आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट जो है वो बताया गया। जल्दी सिंथेटिक सामग्री जो टेंट की छत को कवर कर रही थी पिघलने लगी और आग ने पूरे टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा दोस्तों, आग इतनी तेजी से फैली कि लोग घबराकर भागने लगे। इवेंट वेन्यू के एकमात्र एग्जिट गेट को जबरन खोलना पड़ा क्योंकि दूसरा गेट वीआईपी के लिए बंद रखा गया था। इस भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी और इसके अलावा दोस्तों, आग ने इतनी तेजी से पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया कि 1200 से अधिक लोगों में से केवल
केवल 500 लोग ही बाहर निकलने में सफल हो पाए और करीब 7 मिनट के अंदर ही पूरी जगह जलकर खाक हो गई। जो लोग अंदर फंसे थे वे या तो जलकर मर गए या गंभीर रूप से झुलस गए। जो लोग बच गए वे गंभीर रूप से घायल हुए और आग में फंसे लोग या तो पहचानने पर डिस्टॉर्टेड हो गए या उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। यह घटना न केवल डबवाली के लिए बल्कि दोस्तों पूरे देश के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी थी। डबवाली ट्रेजेडी हमें ये याद दिलाती है दोस्तों कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी कितनी घातक साबित हो सकती है और हमें ऐसे आयोजनों में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी दुखद घटनाएं जो है वो दोबारा ना हो। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, उसकी चार्जशीट के अकॉर्डिंग उस इवेंट के लाइटिंग अरेंजमेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। तो दोस्तों, पंडाल को स्विच के चैनल से 12 इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें स्विच रूम में ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था। पंडाल की छत से 25 झूमर लाइटें लटकी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में 100-100 वाट के बिजली के बल्ब लगे हुए थे। इसके अलावा मंच के ऊपर 2 हेलोजन लाइटें और एंट्री एग्जिट गेट के पास भी 2 हेलोजन लाइटें जो है वो लगी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, डबवाली में बार बार बिजली ट्रिपिंग के कारण राजीव मैरिज पैलेस के मालिक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 2 जनरेटर सेट की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, स्विच बोर्ड को परिसर के स्विच रूम में फिट किया गया था और यह हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB से पावर सप्लाई के साथ साथ जनरेटर से भी पावर सप्लाई कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों, पंडाल में 2 कार्बन आर्क लाइटें भी लगाई गई थीं, जिनमें रॉ इलेक्ट्रोड और एक रिफ्लेक्टर शामिल था। इनमें से एक लाइट पंडाल के अंदर की छत के ऊपर और दूसरी मंच के सामने प्रवेश द्वार के पास लगाई गई थी। दोस्तों, 23 दिसंबर 1995 को राजेंद्र कुमार और देवीलाल, जो मेसर्स चाचा भतीजा लाइट सर्विस से थे, को समारोह के दिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि जनरेटर का ऑपरेशन और अन्य जिम्मेदारियों के लिए तैनात किया गया था। दोस्तों, इवेंट के दिन पंडाल में कई टेम्परेरी एंड लूज कनेक्शंस जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इसमें दोस्तों, राजेंद्र कुमार और देवीलाल द्वारा पंडाल के अंदर की बिजली की फिटिंग के साथ साथ भी उसकी जो है वो छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अचानक दोपहर करीब 1:45 बजे बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और पंडाल में आग लग गई। सिंथेटिक सामग्री से बने तंबू की छत पिघलने लगी और आग जो थी दोस्तों वहां पर तेजी से फैल गई। आग फैलने के कारण भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा दोस्तों, डबवाली त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी कितनी घातक साबित हो सकती है और हमें ऐसे इवेंट्स में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी दुखद दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, इस भयावह आग के परिणाम स्वरूप 446 मौतें हुई और लगभग 200 लोग झुलस गए। यह एक भयानक घटना थी दोस्तों, जिसमें शहर की आबादी का 1% जो था वो नष्ट हो गया था और अधिकांश मृतक वे बच्चे और उनके माता पिता थे जो इवेंट में शामिल हुए थे। अंदर मौजूद लोग एक ही एग्जिट गेट से भागने के लिए मजबूर हो गए, जिससे भगदड़ मच गई और कई बच्चों ने जो है वो अपनी जान गंवा दी। भगदड़ में हाथ पैर कुचल गए और चेहरे जलने और अन्य गंभीर चोटों के कारण पहचानने से जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गए। इसके अलावा दोस्तों, इस आपदा का सबसे बड़ा ह्यूमन इम्पैक्ट विकलांगता थी। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और दोस्तों, यह घटना हमें याद दिलाती है कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी कितनी घातक साबित हो सकती है और हमें ऐसे आयोजनों में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी दुखद घटनाएं जो है वो दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये था लाइटिंग अरेंजमेंट्स जो कि वहाँ का चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी चार्जशीट में डिस्क्राइब किया था। तो आइए दोस्तों, इसके बाद अब हम आपको डबवाली त्रासदी के बाद के रिहेबिलिटेशन और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह घटना 23 दिसंबर 1995 को घटित हुई थी, जिसमें DAV स्कूल ने अपने वार्षिक दिवस समारोह की होस्टिंग राजीव मैरिज पैलेस में की थी और इस भयावह आग ने 446 लोगों की जान ले ली थी और सैकड़ों लोगों को जो है वो आग में झुलसा दिया था। इसके अलावा दोस्तों, हालांकि फायर फाइटर्स जो थे वो दोपहर में 2 बजे के आसपास मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन आग ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने के बाद खुद को आग में झोंक लिया और पानी का उपयोग जलते हुए शरीर को आराम देने के लिए किया गया था। दोस्तों, घटना की तीव्रता के बावजूद आरोप है कि इसमें सिटीजन प्रोटेक्शन की कमी थी, जिससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस घटना से सकते में था और क्षेत्र के सब कलेक्टर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर राहत कार्यों को संभालने के लिए छोड़ दिए गए थे। दोस्तों, डबवाली के लोगों ने भी राहत कार्यों में अपना समर्थन दिया और टेलीफोन बूथ सभी लोगों के लिए खुले
थे, पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध कराया गया और दवाइयाँ फार्मेसियों द्वारा बिना किसी मूल्य के डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, मानव सेवा संस्था और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य ब्लड डोनेट करने के लिए अस्पताल में एकत्रित हुए और प्राइवेट ओनरशिप वाले ऑटोमोबाइल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CSC में उन लोगों के लिए सुलभ बनाया गया जो शवों को घटनास्थल से बाहर ले जाना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों, आसपास के किसान भी अपने ट्रैक्टरों में चिताओं के लिए आवश्यक लकड़ियों के साथ आए। यह डबवाली के लोगों की सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का एक उदाहरण था। दोस्तों, डबवाली के अध्यक्ष के सेठी ने क्षेत्र में सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की और सिटीजन्स फोरम ने राहत कार्यों में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने भी अपनी भाभी और 2 भतीजियों को इस घटना में खो दिया था। इसके अलावा दोस्तों, यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि आपदा के समय एकजुटता और समर्थन कितनी महत्वपूर्ण होती है और डबवाली के लोगों ने जिस तरह से इस आपदा का सामना किया और एक दूसरे की मदद की, वह वाकई सराहनीय थी। दोस्तों, हमें ऐसी त्रासदियों से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब टेस्टिमोनियल्स ऑफ सर्वाइवर्स ने इस घटना के बाद क्या कहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, MP विडलाना जी जो थे वो वहाँ उस समय उपायुक्त सिरसा थे, तो उनका कहना था कि यह सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। आग मुख्य द्वार पर शुरू हुई और तारों के साथ साथ बिजली की तरह फैल गई। उसके अलावा दोस्तों, श्री बिडलान जो उस समय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर थे, उन्होंने कहा, आग के गवाह बनने वाले वो पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा, यह आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों, उमेश गुप्ता जो उस समय बमुश्किल 12 साल के थे ने इस त्रासदी में अपने दोनों हाथ खो दिए और उन्होंने कहा, मैं 100% विकलांग हूँ और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो बिना किसी अंग के जी रहे हैं। जिंदगी तो चलती रहेगी। जिंदगी इस घटना से पहले भी वही थी और उसके बाद भी वही रही और वह हजारों साल तक चलती रहेगी। दुनिया कभी नहीं रुकेगी, समस्याएं तो आती ही रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अनमोल परिहार जो उस समय नर्सरी के छात्र थे, उन्होंने इस घटना में अपनी माँ और भाई को खो दिया और उनका कहना था कि अब तक हमारे परिवार को कुल 11 लाख रुपए मुआवजा मिला है, जिसमें मेरी माँ और भाई की मृत्यु का दावा भी शामिल है और 3 साल पहले पैसा मुहैया कराया गया था। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उसकी दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए। ये अनमोल परिहार जी का कहना था। उसके अलावा दोस्तों, सुमन कौशल जी जो उस समय कक्षा 5 में थी, उन्होंने भी इस त्रासदी के बाद 40 से अधिक सर्जरी कराई हैं और 100% विकलांग हो चुकी हैं। उनका कहना था कि मैं उस समय कक्षा 5 में थी और मैंने B.Ed किया है। अब और साफ कर दिया गया है राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेकिन मैं अभी भी इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हूँ और काम को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हूँ और साथ ही मेरी वजह से मेरी शादी की संभावनाएं भी जो है वो खत्म हो गई हैं। ऐसा वहाँ जो सुमन कौशल जी थी उनका कहना था। तो ये थे कुछ ओपिनियंस वहाँ के जो प्रेजेंटेड टेस्टिमोनियल्स ऑफ सर्वाइवर्स थे उनके। तो दोस्तों, आइए इसके बाद अब हम 23 दिसंबर 1995 को हुई डबवाली त्रासदी के बाद क्या हुआ उसका आफ्टर मैथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस भयावह आग ने 446 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को झुलसा दिया। आइए जानते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ। दोस्तों, 24 दिसंबर की सुबह परिजन और रिश्तेदार पहचानने के लिए CSC पहुंचे। उस समय का दृश्य हार्ट ब्रेकिंग था, जहां हर कोई अपने प्रियजनों को खोज रहा था। पहचान प्रक्रिया दोस्तों कठिन और दर्दनाक थी। दोस्तों, आसपास के मैदानों में दर्जनों की संख्या में अंतिम संस्कार की चिताएं सजाई गईं, क्योंकि शमशान घाट में और अधिक जगह नहीं हो सकती थी। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था, जहां एक ही समय में इतनी सारी चिताएं जल रही थी। दोस्तों, इस त्रासदी के बाद न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2009 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 46 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें ब्याज भी शामिल था। इसमें से 45% का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना था और 55% का भुगतान DAV प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना था। हालांकि दोस्तों, मुआवजे की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम थी, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। वे अपने प्रियजनों के खोने का दर्द और आर्थिक संकट झेल रहे थे। दोस्तों, कई परिवार अभी भी मुआवजे की दूसरी किश्त प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, डबवाली की इस त्रासदी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि आपदा के समय एकजुटता और समर्थन कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संगठन और अन्य लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि पीड़ित और उनके परिवारों को हर संभव मदद मिल सके। दोस्तों, यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम सभी को मिलकर ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हमें पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उन्हें हर संभव समर्थन जो है वो दोस्तों देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इसके बाद अब हम लोग जो है वो इस इवेंट और डिजास्टर से क्या लेसन्स लर्न किए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों,
23 दिसंबर 1995 को हुई इस डावेली त्रासदी से सीखे गए कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं जो कि अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना हमें आग के फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस और फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन ना करने के परिणामों को समझने में मदद करती है। दोस्तों, अगर हम इस डिजास्टर और इस इवेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला लेसन था जो था कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। यानी कि दोस्तों, डबवाली अग्निकांड ने हमें यह सिखाया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। हॉल के मालिकों ने स्वयं दावा किया था कि यह सेटअप अस्थायी था और इसलिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, तत्कालीन राज्य गृह सचिव के अनुसार भी कोई प्रावधान नहीं था ऐसी स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करने के लिए। हालांकि दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो BIS ने पहले ही 1978 में टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स और पंडालों के लिए फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस पब्लिश की थी, जो बाद में 1993 और 2013 में रिवाइज्ड की और पब्लिश की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इस कोड में सार्वजनिक उपयोग के लिए पंडालों के डिज़ाइन और निर्माण पर डिटेल गाइडलाइंस भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के निर्माण में फायर से रिलेटेड एहतियाती उपायों की कमी और उपलब्ध कोड और स्टैंडर्ड्स को लागू ना करना इस प्रलयकारी आग के प्राइमरी कारणों में से एक था। दोस्तों, विभिन्न राज्य सरकारें जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश आदि ने रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान पंडालों की स्थापना के लिए स्पेशल गाइडलाइंस डेवलप किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक कंप्रेहेंसिव सेफ्टी पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फायर और पुलिस से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है और इस प्रकार के उपाय अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने चाहिए ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों, डबवाली त्रासदी के बाद हमने यह भी सीखा कि आपदा के समय से समुदाय की एकजुटता और समर्थन कितनी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संगठन और अन्य लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा लेसन लर्न था वो था कि यूज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स। यानी कि दोस्तों, डबवाली अग्निकांड में अत्यधिक फ्लेमेबल मटेरियल्स का उपयोग किया गया था जो इस भयावह घटना का मुख्य कारण बनी। टेंट कंस्ट्रक्शन में उपयोग की गई मटेरियल्स ऐसी थी कि आग तेजी से फैलती और पिघलने के बाद त्वचा से चिपक जाती। इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल्स के उपयोग को बैन करने के इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इनका सख्ती से पालन जो है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो है वो है कि इन्विटेशन दैट एक्सीड द वेन्यू कैपेसिटी। दोस्तों, इस त्रासदी का एक और महत्वपूर्ण कारण वेन्यू की क्षमता से अधिक इन्विटेशन था। दोस्तों, वेन्यू की क्षमता केवल 400 लोगों की थी, लेकिन स्कूल अधिकारियों ने 1200 लोगों को इनवाइट किया था। सिंगल एग्जिट के कारण भगदड़ मच गई जिससे कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 8758 जो कि 1993 और 2023 में टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स और पंडालों की कैपेसिटी पर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिन्हें सख्ती से पालन जो है वो करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया था इस इवेंट के दौरान। इसके अलावा दोस्तों, वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स। दोस्तों, जस्टिस TP गर्ग के नेतृत्व में एक मेंबर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वेन्यू के मालिकों ने फायर ऑफिसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्राप्त नहीं किया था और नगर पालिका की मंजूरी के बिना इमारत पर कब्जा कर लिया था या फिर इमारत में वो जो है अपना इवेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, वेन्यू के उपयोग से पहले फायर फाइटिंग डिवाइसेस की जांच का भी कोई प्रावधान नहीं था और ये सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन थे। यानी कि ये सभी जो थे फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के उल्लंघन थे जो इस भयानक घटना का कारण बने। इसके अलावा दोस्तों, पांचवा है हमारा नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज। इसमें दोस्तों यह घटना हमें यह सिखाती है कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में फ्लेमेबल मटेरियल्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए और कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो इन्विटेशन नहीं भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, फायर ऑफिसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फायर फाइटिंग डिवाइसेस की जो इंस्पेक्शन है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, डावेली त्रासदी हमें यह भी याद दिलाती है कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना जानलेवा हो सकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो है वो यूज़ होना चाहिए और सभी फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए।
तो दोस्तों आइए अब इसके बाद हम आपको 23 दिसंबर 1995 को हुई डबवाली त्रासदी में उन लापरवाहियों के बारे में बताएंगे जो इस भयानक घटना का कारण बनी। दोस्तों यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगी कि किस प्रकार की लापरवाही और फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन ना करने से इतनी बड़ी त्रासदी जो है वो हो सकती है। दोस्तों डबवाली अग्निकांड में अधिकारियों की लापरवाही का एक बड़ा योगदान था, जिसमें नगर निगम के फायर ऑफिसर और समिति ने यह जांच करने की कोई परवाह नहीं की कि क्या वेन्यू के मालिकों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्राप्त किया है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि वेन्यू पर नीडेड फायर फाइटिंग डिवाइसेस उपलब्ध थे या नहीं। इसके अलावा दोस्तों सीबीआई की जांच में यह भी पाया गया कि वेन्यू 11.15 किलोवाट से अधिक लोड की खपत कर रहा था, जो एक्सेप्टेड लोड 5.980 किलोवाट से बहुत अधिक था। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट का ओवरलोडिंग हमारे देश में एक प्रमुख मुद्दा है। दोस्तों रूटीन इंस्पेक्शन के लिए एक स्पेशल डिवीजन की आवश्यकता है जो सुनिश्चित करे कि सभी बिजली बोर्डों में स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों इस त्रासदी में एक और बड़ी कमी थी डेडिकेटेड बर्न यूनिट्स की। दोस्तों बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में ही डेडिकेटेड बर्न यूनिट्स उपलब्ध थी और इनमें भी इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बड़ी संख्या में आग से पीड़ित मरीजों का इलाज कर सकें। दोस्तों यह मेडिकल रिस्पॉन्सेज में देरी का कारण बना और जिससे कई लोगों की जो है वो जान चली गई। दोस्तों यह स्पष्ट है कि अगर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर सतर्क होते और फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करते तो इस भयानक घटना को टाला जा सकता था। फायर प्रोटेक्शन के नियमों का पालन करना और सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों डबवाली त्रासदी हमें याद दिलाती है कि अधिकारियों की लापरवाही और फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन ना करना जानलेवा साबित हो सकता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपकरणों का या सभी फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो है वो हमें पालन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसके बाद अब लेट्स डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 8758 2013। तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड 8758 2013 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिसमें दोस्तों टेम्परेरी आउटडोर स्ट्रक्चर्स जैसे कि पंडाल या घेरे की क्षमता की गणना के बारे में और उनकी कैलकुलेशंस के बारे में हम आइए इसको ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड 8758 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी टेम्परेरी आउटडोर स्ट्रक्चर्स की कैपेसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले असेंबल की गई जो भी स्पेसिफिक सीट्स की काउंटिंग होगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्लोर एरिया का अलाउंस 0.50 स्क्वायर मीटर होगा, जिसमें कि खड़े होने की जगह या फिर जो चल सीटों के लिए नामित किया गया हो। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई बेंच या मंच होता है जिसमें 450 की दूरी पर कोई अनएलोकेटेड स्पेस नहीं होता है तो उसे एक सीट के रूप में गिना जाएगा। लेकिन ध्यान दें कि फ्लोर एरिया, रैंप, गलियारे, मार्ग या कोई भी जगह जो पहुंच या सर्कुलेशन के लिए उपयोग की जाती है उसे कैपेसिटी कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यदि हम एक आउटडोर गैदरिंग का स्थान देख रहे हैं तो उन जगहों को नहीं गिना जाएगा जो पहुंच के सर्कुलेशन के लिए उपयोग हो रही हैं और ना ही उन जगहों को शामिल किया जाएगा जो सीटों या खड़े होने के लिए उपयोग की जा रही है। तो ये था हमारा कुछ कैपेसिटी क्राइटेरिया जो कि डिफाइन किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 8758 2023 में। तो दोस्तों चलिए इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्लीकेशन ऑन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे एक दुखद घटना के बाद चेंजेस इन पॉलिसी और सेफ्टी मेजर्स लागू किए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि राजीव पैलेस जैसी घटनाओं के बाद कैसे बदलाव आते हैं। दोस्तों सोचिए एक भव्य विवाह हॉल जैसे राजीव पैलेस में एक भयानक आग लग जाए। ऐसी घटनाएं अक्सर मौजूदा कानूनों की खामियों को उजागर करती हैं और तत्काल बदलाव की जरूरतों को रेखांकित करती हैं। उस समय के नगर पालिका कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो ऐसे हॉलों के निर्माण को रेगुलेट करता हो। दोस्तों इस भयानक घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भंजन लाल ने एक महत्वपूर्ण वादा किया और उन्होंने ऐलान किया कि ऐसे हॉलों के लिए उपनियम और सेफ्टी गाइडलाइंस लागू किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया जो इन नए नियमों को तैयार करने में जुट गई। इसके साथ ही दोस्तों मृतकों के परिवार को 1 लाख और जिनकी एक अंग खो गया था उन्हें 50,000 की अनुग्रह राशि दी गई। इसके अलावा दोस्तों घायल लोगों के मुफ्त इलाज का आदेश भी जारी किया गया और यह कदम तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए उठाया गया। इसके अलावा दोस्तों
इसमें महानिदेशालय, एनडीआरएफ और सीडी फायर होम मिनिस्ट्री ने फायर हजार्ड और रिस्क एनालिसिस पर स्टडी शुरू किया। उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट किया और मुख्य सिफारिशें जारी की जो देश में फायर हजार्ड और रिस्क एनालिसिस और फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को उजागर करती है। इसके अलावा दोस्तों, इन सिफारिशों के आधार पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने फायर फाइटिंग सर्विस इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग पर गाइडेंस जारी किए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम ने भी 2004 में स्कूल सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण हैंडबुक प्रकाशित की। इसके अलावा दोस्तों, डबवाली अग्नि त्रासदी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने जून 2011 में नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम एनएसएसपी को मंजूरी दी और इसी प्रकार 2004 में कुंभकोणम स्कूल में आग लगने के बाद एनडीएमए और एनआईडीएम ने 2015 में स्कूल सेफ्टी पर मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर किया। इसके अलावा दोस्तों, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनएसएसपी एनडीएमए ने 2016 में पॉलिसीज ऑन स्कूल सेफ्टी और एग्जीक्यूशन गाइडलाइन भी जारी किए। इसके साथ ही 2014 में सामूहिक सभा के आयोजनों और स्थानों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी गाइडलाइन जारी किए। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा राज्य ने भी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सेफ्टी मेजर्स पर एक न्यू पॉलिसी एप्लीकेबल की। दोस्तों, ये सभी कदम यह दर्शाते हैं कि कैसे एक महत्वपूर्ण घटना के बाद पॉलिसीज में सुधार और न्यू रूल्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इन द फील्ड ऑफ फायर एंड सेफ्टी में ये बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक ऐसी घटना कि जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, डबवाली की आग। यह घटना हमें दिखाती है दोस्तों कि एक छोटी सी चिंगारी भी कितना बड़ा तबाही मचा सकती है। दोस्तों, डबवाली की घटना एक चेतावनी की तरह है कि किस हद तक आग का एक छोटा सा चिंगारी विनाशकारी साबित हो सकता है। इतनी जल्दी और इतनी भयावहता से फैलने वाले आग के प्रभाव को देखना वाकई डरावना था। दोस्तों, इस घटना के पीछे कई कारण थे। एक मुख्य वजह थी आयोजन स्थल की उपेक्षा और स्कूल प्राधिकरण द्वारा आयोजन स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों का समायोजन या अधिक लोगों का इकट्ठा होना उस जगह पर उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों, सेफ्टी स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रोसीजर्स और सुरक्षा पहलुओं की अनदेखी ने इस घटना को और भी गंभीर बना दिया। दोस्तों, यह घटना और भी गंभीर हो जाती क्योंकि यह एक स्कूल समारोह के दौरान घटी जहां सैकड़ों बच्चे शामिल थे। छात्रों और उनके माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेजबान की जिम्मेदारी थी। यदि सुरक्षा उपाय किए गए होते तो शायद यह घटना मानव निर्मित आपदाओं की लंबी सूची में शामिल नहीं होती। हालांकि दोस्तों, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के प्रयासों से हम देख सकते हैं कि वहाँ की सामुदायिक भावना और लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण था। किसी भी आपदा की स्थिति में यह सामुदायिक लचीलापन ही हमें संभलने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हमें सुरक्षा उपायों की अहमियत और हर स्थिति में सतर्क रहने की ज़रूरत को याद दिलाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू शुड मेक श्योर यू शुड सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक दिस वीडियो। और अगली बार फिर मिलेंगे हम, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान रखिए। दिस इज मी गौरव दुबे। ये थी हमारी केस स्टडी डाव वैली फायर केस के ऊपर। डीप डिटेल केस स्टडी हमने डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो और इसको शेयर कीजिए अपने फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंजीनियरिंग प्रोफेशनलिस्ट दोस्तों के साथ या अपने बैचमेट्स के साथ जो कि डीप डिटेल में स्टडी कर सकें।